हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए अभी तक जो है हमारा रिवीजन सीरीज ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 का हो चुका है और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज हम जो है वो बिल्कुल नए यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका हम लोग 2 क्लास में रिवीजन पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्या है इसमें पूरा डेटा बेस्ड है ना। हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेटा बेस्ड है, इसलिए इसको 2 क्लास लगाएंगे और उसके बाद उसका फिर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उससे पहले क्या सर, उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, लेकिन मेरी तरफ से आज ही आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप दिवाली जरूर मनाएं, है ना, और अच्छे से मनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं और जो है खुशी वाली चीज मनाएं, क्योंकि ये दिवाली जो है आपकी अगली दिवाली इससे और बेहतर हो, इसकी उम्मीद के साथ, है ना, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, दिवाली मनाना जरूर है, अपना एक दिन पूरा का पूरा परिवार के साथ दीजिए, दिवाली मनाइए, संडे अच्छे से मनाइए, ऐसे भी संडे हॉलीडे होता है तो मनाइए दिवाली। लेकिन उसके अगले दिन से फिर तैयारी में लगिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। एक दिवाली थोड़ी सी कम मनाते हैं, है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके बाद वाली दिवाली जब आपके हाथ में 41,000 रुपये लग रहे होंगे ना, तो वो दिवाली और ज्यादा मनाने में मजा आएगा। नहीं जी, तो इस दिवाली को सेलिब्रेट करिए परिवार के साथ अच्छे से, और अगली दिवाली इतनी अच्छी हुई है जेआरएफ के साथ कि भैया आप अपने परिवार को बहुत सारे गिफ्ट दे सकें, बहुत सारी चीजें खुद कर सकें। इसी चीजों के साथ हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और चलिए करते हैं पढ़ाई की शुरुआत, है ना। देखिए, तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं टोटल एनिशियन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसको हम लोग ओवरऑल डिवीजन करेंगे, और इसके बाद वाला जो है वो सारा चीज हम अगले वीडियोस में, है ना जी। चलिए आइए शुरू करते हैं। कहाँ चलते हैं, आपके क्लास में चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए ये देखिए, ये जो पार्ट है और ये पार्ट आज हम करेंगे, और बाकी ये जो पार्ट है 3 4 5 ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। चलिए, और अगर हम बात करें, आइए अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग की, तो भैया एजुकेशन जो हमारा है इंडिया में, उससे पहले हम बताते हैं कि अभी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अभी का एजुकेशन सिस्टम 12th क्लास तक को हमारा एजुकेशन बोला गया, स्कूल वाला, और 12th क्लास के बाद को हायर एजुकेशन कहा गया। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये दोनों मिलके अभी का डिपार्टमेंट जो है वो चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये डिपार्टमेंट्स चल रही हैं। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है वैदिक एजुकेशन के बारे में, कि भैया पहले एनिशियंट इंडिया के टाइम में एजुकेशन कैसी हुआ करती थी, क्या उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, वो सारे चीजों की हमें चर्चा करनी है। देखिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक पीरियड का जो पीरियड था, जहां पे वेद की बात की जाती थी, किसकी बात, वेदों की बात की जाती थी, वेद उपनिषद इन सारी चीजों की बात करी जाती थी। और अगर हम बात करें वेद की, तो ना 4 तरीके के वेद की चर्चा की गई है ना। ठीक है, उन चारों के वेद की चर्चा भी हम आगे डिटेल में करेंगे। उसके साथ साथ उपनिषद की चर्चा की गई है, और उन्हीं उपनिषद में से 9 दर्शन निकल के आए हैं ना। और जो 9 दर्शन है, और उसमें से 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, है ना। ये सारा चीज हम लॉजिक, इंडियन लॉजिक जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल अभी आपको समझा दे रहा हूँ। और जो आस्तिक वाले हैं ना, वो 6 हैं, ठीक है, और जो नास्तिक वाले 3 हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें वैदिक एजुकेशन को लेना है। वैदिक एजुकेशन के साथ साथ हमको बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैनिज्म एजुकेशन, उसके बाद मुस्लिम वाले पे चर्चा नहीं की कि मुस्लिम वाला में क्या क्या है। उसके बाद जो उसके साथ साथ उस समय के एनिशियंट इंडिया के जो लर्निंग के इंस्टीट्यूशन थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, इसकी चर्चा हमें डिटेल में करनी है ना। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक एजुकेशन से। अगर हम वैदिक एजुकेशन की बात करें, तो 2 तरह के एजुकेशन की बात करी जाती थी। एक को बोला जाता है पराविद्या, और एक को बोला जाता है अपराविद्या। पराविद्या का मतलब होता था जो भगवान ज्ञान है, जो आपको नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट बोला जाता है इसको, है ना, वो वाला ज्ञान था। और जो अपराविद्या है उसको बोला जाता है सांसारिक ज्ञान, जो आसपास का ज्ञान है, लोअर नॉलेज जिसको बोलते हैं, और हायर नॉलेज बोला गया किसको, पराविद्या को। आइए ये देखिए, है ना, ये देखिए, अब इसी में 6 वेदांकाज आ गए थे, और देखिएगा उपनिषद उपनिषद थे, और उसके साथ 6 दर्शन भी था, न्याय, है ना, न्याय के साथ आपका संख्या था। मतलब ये ना मर्ज किया हुआ चीज है, कि न्याय के साथ संख्या, वैशेषिका भी थे, एक दर्शन था। फिर वैशेषिका के साथ आपका योगा, है ना, मीमांसा, वेदांत, ये सारे 6 दर्शन इसमें थे।
और इसी के साथ साथ 3 दर्शन और था, चारवाक, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। ये सारे जो फिलॉसफी है ये सारे इसके पार्ट थे। तो एक आस्तिक वाला पार्ट कहने का मतलब था भैया जो वेद को मानते हैं, जो वेद पे बिलीव करते हैं, और नास्तिक कहा गया है जो वेदों को नहीं मानते, जो वेदों की कल्पना नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ आपको क्या दर्शाना है कि भैया वेद होते थे और वेदांगाज होते थे, और इसी तरीके से इन्होंने 3 स्टेप बनाया था कि भैया 3 स्टेप से हमारा क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा किसका, एजुकेशन का। पहला क्या होगा, श्रवण। श्रवण मतलब होता है सुनना, है ना, जो हम लोग एक्वायर करेंगे, जो भी जो कहने वाले हैं, जो हमारे वेदों को जिसने कहा, जिसके द्वारा कहते हैं ना, जो हेड ऑफ दी थे, कौन, जो स्पीकर थे, है ना, उसकी बात करी गई है कि भैया जो हमारे संत थे जिन्होंने कहा उसको सुनना है, तो दैट इज कॉल्ड, कहा गया श्रवणा। मनन, मनन का मतलब होता है उसको एनालाइज करना, जो आपने सुना है उसको एनालाइज करना, उसको बोलते हैं मनना। और निध्यासना का मतलब होता है उसको अपने लाइफ में क्या करना, रियल लाइफ में अप्लाई करना। ये देखिए क्या बोल रहा है, ट्रूथ एंड अप्लाई इनटू द रियल लाइफ। तो श्रवण में मतलब था सुनना, सुन के उसको चिंतन करना, और चिंतन करके फिर उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना। ये 3 प्रोसेस होता था। ठीक है, अब इसी के साथ ये देखिए क्या बोला, नॉलेज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या हायर नॉलेज को बोला गया जो स्पिरिचुअल विजडम के लिए था, मतलब भगवान का नॉलेज। और अगर अपराविद्या की बात करें तो लोअर नॉलेज की बात करी गई थी, जहां सेक्युलर साइंस की बात करा गया था, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो 2 क्लासेस थे एजुकेटेड वुमेन के, 2 तरह के, एक सद्योवाद था, एक ब्रह्मवादिनी था। जो सद्योवाद बोला जाता था, जो प्रोसिक्यूटेड स्टडीज टिल देयर मैरिज, जो मैरिज के तक की जो स्टडी होती थी, और मैरिज के बाद जो पीपल मैरिज नहीं करते थे, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे कि शादी नहीं करने पाया, है ना, वो वाली जो लेडीज होती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 तरीके के वेदों की चर्चा करी गई है। 4 वेद कौन कौन से, सबसे पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ओल्डेस्ट था और लार्जेस्ट था वेद। वेद की बात करें सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट वेद क्या है, ऋग्वेद है। इसको 10 बुक्स में कहा गया, मंडलास बोला गया इसको, और इसमें 1028 हिम्स थे, जिसको सुक्तास बोला गया। क्या बोला, सुक्तास बोला गया, है ना। प्रेज द वेरियस डाइटीज, कह रहा है इंक्लूड इंद्रा, अग्नि, विष्णु, रुद्र, वरुण। ये क्या है, ये भगवान के नाम है। इनको माना गया कि भैया ये वैदिक गॉड्स होते थे, है ना, ये वैदिक के भगवान होते थे। ठीक है, कंटेंट्स फेमस गायत्री मंत्र, यहाँ सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र मिला था। प्रेयर गोल्ड पुरुष सूक्त, क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त यहाँ पे मिला था, प्राइमल मैन। एनिशियंट अवेस्ता है सिमिलरिटी ऋग्वेद टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस। ऋग्वेद किस लिए था, लैंग्वेज और प्रैक्टिस के लिए था। ऋग्वेद ने मेंशन किया अर्ली आर्यंस, दायस और दयुष को, है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का पार्ट था। ठीक है, ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट वाज सेलेक्टेड फॉर यूनेस्को के लिए 2007 में इसको लिया गया, और मेंशन कहाँ है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। कहाँ वर्णन है, ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। चलिए अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में ना बेसिक चीजें बताई गई है। सामवेद में क्या क्या चीजें बताई गई है, साम में बताया गया यहाँ पे इंडियन म्यूजिक सिस्टम का इजाद हुआ था। क्या हुआ था, इंडियन म्यूजिक सिस्टम का इजाद हुआ था। पंचविमाशा में वर्णन है इसका, कहाँ वर्णन है, पंचविमाशा में, है ना। ये देखिए 2 उपनिषद थे, सामवेद और चांदोक्य, और केना उपनिषद, ये यहीं पे आया था। चलिए अब बात करें कहाँ विमाशा है, पंच विमाशा में इसका वर्णन है। कह रहा है कंसीडर रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सामवेद को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रूट माना गया था, है ना। जी सर। उसके बाद 75 म्यूजिक के सूत्रास दिए गए हैं यहाँ पे। क्या दिए गए हैं, 75 म्यूजिक सूत्रास दिए गए, सूत्र दिए गए कि म्यूजिक कैसे बनना है। उसके बाद जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ मंत्रास की बात करी गई थी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मंत्रास वाला जो फेज था वो यहाँ था। अर्लियर कृष्ण यजुर्वेद और मोस्ट रिसेंट शुक्ला यजुर्वेद कहा गया है। डॉक्यूमेंटेड अराउंड 1200 से 1800 बीसी में हुआ था, है ना। बृहंदकने इज द अमोंग अर्लिएस्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन कंसेप्ट धर्म कर्म और मोक्ष। ये धर्म कर्म और मोक्ष की बात करता है। ठीक है, ये कथा उपनिषद हैज द फेमस स्टोरी ऑफ नचिकेता सन ऑफ वज्रवश, है ना, इसकी बात की गया था ये इसमें। और यथुर्वत जो है ये इसका वर्णन कहाँ है, सतपथ में इसका वर्णन है। कहाँ वर्णन है, सतपथ में। देखो क्या इट इज मेंशन व्हाट द लार्जेस्ट ब्राह्मण नेम्ड सतपथ ब्राह्मण है, किसमें वर्णन है, सतपथ में। चलो अगर हम बात करें अथर्ववेद की, अथर्ववेद की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
हिम्स, मंत्रास, इनकेशंस, है ना, ये हर दिन डे टू डे लाइफ का पार्ट था। इसमें जादू टोना वाला बात ज्यादा आता है। क्या था? जादू टोना वाला बात। इसका वर्णन कहाँ है सर? इसका वर्णन है गोपथ में। और आयुर्वेदा सिस्टम पूरा का पूरा यहीं पे डेवलप हुआ था, है ना, क्या यहीं पे आता। देखो सत्यमेव जयते जो बोरो किया गया था वो मंदुकना उपनिषद से। किससे? मंदुका उपनिषद से इसको लिया गया था, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद यहाँ पे आए थे, मंदुक्य और प्रश्न, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। 730 हिम्स और 6000 मंत्रास यहाँ पे दिया गया था। चलिए अगर हम बात करें वेदांगास की, तो कल्पा, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ता, छंदास और ज्योतिष, ये सारे आपके वेदांगास दिए गए थे। उपवेदास की बात करें तो आयुर्वेद, गंधर्व वेद, है ना, धनुर्वेद और शिल्प वेद। जो आयुर्वेद है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, अर्थवेद से रिलेटेड है। गंधर्व वेद जो होगा वो साम वेद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साम वेद से। आयुर्वेद से क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड है, याद रखिएगा। गंधर्व वेद की बात म्यूजिक और डांस में किया जाता है, जो साम वेद से रिलेटेड है। अगर धनुर्वेद का बात करें तो वारफेयर से रिलेटेड है, जो यजुर्वेद से रिलेटेड है। तो किससे? धनुर्वेदा जो है वो यजुर्वेद से रिलेटेड है। अगर हम शिल्प वेद की बात करें तो वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर से। ये ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक आयुर्वेदा पूछा उसका गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्प। शिल्प मतलब आर्किटेक्चर, धनुर मतलब धनुष्मान जो होता है वो, और गंधर्व मतलब होता है वेद म्यूजिक। तो अगर म्यूजिक की बात करें तो सामवेद, अगर धनुर की बात करें तो यजुर्वेद, और आर्किटेक्चर की बात करें तो ऋग्वेद। चलिए अगर हम बात करें पोस्ट वैदिक एजुकेशन, तो पोस्ट वैदिक एजुकेशन में क्या हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिए। क्या रहा है? पोस्ट वैदिक आल्सो कंटिन्यू वर द 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, गुरुकुलाज, परिषद और सम्मेलन। यहाँ पे इस तरह के चीजें दी गई थी, है ना। अब उसके बाद जो एजुकेशन आया था वो था बुद्धिस्ट एजुकेशन। क्या था? बुद्धिस्ट एजुकेशन आया था। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात अगर हम बात करें तो कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा देयर वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। बोल रहा है बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब क्या था भाई साहब कि वो प्रणाली थी ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद फिर में आपके क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर ये, है ना, ये 4 वर्ण जो था, वर्णों का विभाजन था। और इसी वर्णों के विभाजन से कुछ लोग क्या किए, फिर भैया बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते चले गए। बुद्धिज्म में क्यों गए? क्योंकि वहां पे बुद्धिज्म में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि भैया कोई आत्मा होती है या वेद से कुछ चीजें हो सकती है, ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया गया। वहां पे आत्मा को की एग्जिस्टेंस को नकार दिया गया पूरी तरीके से। इसलिए जो लोग जिनको मंदिर में घुसना नहीं दिया जाता था, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्षुद्र, सबसे निचली कैटेगरी में आते थे, वो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसी में ये लिखा हुआ है, आइए क्या देखिएगा, द कोर ऑफ बुद्धास टीचिंग, कि बुद्धा के टीचिंग्स के मेजर पॉइंट्स क्या थे। तो कंटेंट द 3 मेजर पॉइंट्स थे, डिसिप्लिन, मेडिटेशन और विजडम। ये 3 मेजर पॉइंट थे। विजडम क्या था? गोल की डीप मेडिटेशन करना, कंसंट्रेशन करना, है ना। और डिसिप्लिन इज द मेथड दैट हेल्प्स टू अचीव द डीप मेडिटेशन, और डिसिप्लिन के तहत इसको अचीव किया जा सकता था। अगर हम बात करें तो बुद्धा की बात करें तो इसमें सिस्टम ऑफ एडमिशन की बात होती थी, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स, टीचिंग, टीचिंग पीपल, विमेन एजुकेशन, ये सारे की बात की गई है बुद्धिस्ट एजुकेशन में। आइए तो वो बात करें प्रवजा सेरेमनी। प्रवजा सेरेमनी जो होती थी ना, वो भाई साहब 8 साल से बच्चे को लेकर 20 साल तक के लिए होती थी, और 20 साल के बाद जो होती थी उस सेरेमनी को उपसंपदा सेरेमनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा सेरेमनी। देखो क्या कह रहा है, प्रवजा वाज द एक्सेप्टेड सेरेमनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। पवजा जो था वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक्सेप्टेड सेरेमनी था, है ना। पवजा मींस गोइंग आउट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेरेमनी स्टूडेंट्स आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू अ Montessori had renounced all his worldly and family relationship, ठीक है। तो ये बात में ध्यान में रखिएगा कि पवजा के बाद क्या होता था कि एडमिट कर लिया जाता था बुद्धिस्ट एजुकेशन में 8 साल के बाद। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद हाँ रूल्स होते थे कुछ कुछ। क्या बोल रहा, ऑन बीइंग एडमिटेड द इंडिविजुअल वाज कॉल्ड शर्मन। शर्मन कहा जाता था जो एडमिट हो जाता था वहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन में, उसके बाद पर इसको क्या कहा जाता था? शर्मन। और शर्मन के लिए कुछ कुछ रूल्स होते थे, क्या कि किसी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है, किसी के नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग गिवन टू हिम, भाई साहब कोई भी चीज कुछ दिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिव फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, है ना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और इम्प्रॉपर टाइम पर फूड नहीं लेना है, लग्जरियस थिंग को इग्नोर करना है। ये सारा चीज जो था ये शर्मन की रूल्स थे, है ना, इसको मानना था।
और पबजा सेरेमनी के बाद उप संपदा सेरेमनी होती थी जो 20 साल में होती थी। कितने में होती थी? 20 साल में। देखो आफ्टर पबजा द बुद्धिस्ट मॉन्क हैड अंडरगो द उप संपदा सेरेमनी। दिस सेरेमनी वाज डिफरेंट फ्रॉम द पबजा सेरेमनी। आफ्टर द पबजा सेरेमनी एजुकेशन कंटिन्यू फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, पबजा सेरेमनी के बाद कितना साल का होता था? 12 साल के लिए। और जब स्टूडेंट रिसीव करता था 12 ईयर्स का एजुकेशन, ही हैड टू अंडरगो दी उप संपदा सेरेमनी। और जैसे ही बोले ना कि 8 से 12 साल तक, मतलब जब 20 साल का हो जाता था तो उसको उप संपदा सेरेमनी के लिए जाना पड़ता था। इट इज द एज ऑफ 20 ईयर्स। देखो 20 साल में होता था और उप संपदा सेरेमनी परफॉर्म करना पड़ता था। और दिस सेरेमनी वाज डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक नेचर का था कि सरमन हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ फ्रंट ऑफ द ऑल मॉन्क्स ऑफ द मोंटेसरी। वन कुड बी एडमिटेड फॉर द सेरेमनी ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स वोटेड फेवर ऑफ द सेम। तो बोल रहा भाई साहब ये डेमोक्रेटिक हिसाब से होता था कि अगर 20 साल के बाद अगर आपको क्या करा जाता था, आपको एक्सेप्ट किया जाता था। कैसे एक्सेप्ट कराया जाता था? कि भैया वोट होता था, वोट टाइप का होता था ना। उसमें क्या होता था कि जो मैक्सिमम आपके लिए वोट करता था वो मेजोरिटी के हिसाब से फिर वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। अगर मेजोरिटी हुआ कि भैया आपको मोनेस्ट्री में लेना है, मोनेस्ट्री में, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद सरमन वाज रिगार्डेड एज फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द मोनेस्ट्री, है ना। मोनेस्ट्री के लिए फुल फ्लेज्ड मेंबर हो जाता था। मतलब सीधा सीधी ऐसे समझ लो कि 8 साल से 20 साल तक ये आपको सिखाते थे। 20 साल के बाद अगर आपको रियल टीचर बुद्धा का बनना होता था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? आपको मॉन्क्स के सामने आपको परीक्षा देना पड़ता था। उसमें क्या होता था? अगर सारे मॉन्क्स ने मोहर लगा दी तो फिर आप बन गए वहां के रियल टीचर। और फिर उस टीचर के बेस पर आप क्या करते थे? बुद्धास की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते थे। चलिए, 4 नोबल ट्रूथ्स की अगर हम बात करें, 4 नोबल ट्रूथ है। क्या क्या? दुख, संयुदा, निरोधा और निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आपके क्या है? सफरिंग्स है लाइफ, क्या ना। तो कह रहा है देयर आर सफरिंग्स लाइफ, दुख तो है अपने जीवन में, उसका उपाय क्या है? देयर आर कॉज ऑफ सफरिंग, और उस दुख के कारण भी है और उस दुख को हटाया भी जा सकता है, उसको निरोध भी किया जा सकता है। और वे ऑफ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोधगामी प्रतिपदा, क्या और रास्ते हो सकते हैं, वो सारी चीजें बताई गई थी। तो ये बोला 4 नोबल ट्रूथ है क्या आपके जीवन के, है ना। चलिए, उसके बाद 8 फोल्ड पाथ होते थे जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहता है। क्या बोला जाता था? अष्टांगिक मार्ग। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे जिन्हें चलना पड़ता था उनके बेस पर। अब इसके एम्स क्या थे? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, रिलीजियस एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड सोशल बिहेवियर। ये बात थी। प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, वोकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन। अब देखो 3 आपके त्रिपिताकाश थे। क्या क्या थे? सब्जेक्ट मैटर कंटेंट था 3 पिताकाश, धम्म पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका। क्या है? धर्म पिताका, विनय पिताका और अभिधर्म पिताका। ये क्या था? द करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट था बेसिकली, इनका 3 सब्जेक्ट मैटर था जो ये देते थे एजुकेशन, है ना। चलो, उसके बाद क्या था भैया? उसके बाद ये पाली और प्रकृत में अपनी लैंग्वेज की पढ़ाई करते थे। क्या बोल रहा है? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज मदर टंग। पहले मदर टंग होता था, लेटर इट इंक्लूडेड इन लैंग्वेज लाइक पाली और प्रकृत। पाली और प्रकृत को बाद में ऐड कर लिया गया। ठीक है, अब बात आ रही है क्या बुद्धिस्ट काउंसिल का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इंडिया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, ये चारों जो थे वो बुद्धिस्ट काउंसिल पे बेस्ड थे, यानी कि इस पे। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कहाँ था भैया? वो अजात शत्रु हरियाणा का डायनेस्टी में था। कहाँ था? हरियाणा का डायनेस्टी में। ठीक है, अगर हम बात करें 483 बीसी में बुद्धार्थ का डिमाइस हो गया। ठीक है, और बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। सेकंड में क्या है? सेकंड में 383 बीसी में था। और ये कहाँ? पैट्रोज ऑफ किंग कालासो का सिसुंगा डायनेस्टी। कहाँ था? सिसुंगा डायनेस्टी, ये वैशाली में था। कहाँ था? वैशाली में। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ सर? ये था हुआ पैट्रोनेज इंपेरर अशोक मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में इसकी हुआ 250 बीसी पाटलिपुत्रा में। ठीक है, फोर्थ काउंसिल जो हुआ आपका किंग कनिष्क का कुषाण डायनेस्टी में हुआ। ये हुआ फर्स्ट सेंचुरी AD 72 कहाँ? कुंदावलाना कश्मीर में। और अगर बात करें फिफ्थ काउंसिल की, तो फिफ्थ काउंसिल हुआ था बर्मा में। कहाँ पे? थेवरंडा मॉन्क्सिन मंडले बर्मा 1871 ड्यूरिंग द रिंग्स ऑफ किंग मिंडन, है ना। फिफ्थ काउंसिल बर्मीज ट्रेडिशन में हुआ था। क्या हुआ था? बर्मीज ट्रेडिशन में। और सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था काबा आए यंगून में। कहाँ हुआ था? यंगून में 1954 में। 83 years after the fifth one was held मंडले, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, और आगे क्या है भैया? आगे आप देखिए
विमेन एजुकेशन पे इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा भाई साहब विमेन एजुकेशन पे ना इनका ज्यादा प्रभाव नहीं था। इन्होंने डिसाइड किया था लॉर्ड बुद्धा हैज रिगार्डेड देम एज ए सोर्स ऑफ इविल्स, ऑल इविल्स, सारे बुराई का जड़ वुमेन को ही मानते थे, है ना। नॉट टू एडमिट वुमेन इन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज में वुमेन को नहीं एडमिट दिया जाता था। लेकिन ड्यू टू द इंसिस्टेंस ऑफ डियर पीपल आनंद, बुद्धा के बेस्ट पीपल थे कौन, आनंद, और उन्होंने परमिट क्या कराया कि 500 वुमेन्स को क्या कराया, अपने मॉन्क्स में शामिल किया। इसको हम लोग भिक्षुनुशीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिक्षु, है ना, भिक्षु बोलते हैं, भिक्षु। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एनफोर्स्ड, और बहुत सारे रूल्स बनाए गए किसके लिए, वो औरतों के लिए। और सेपरेट मोनेस्टिक स्कूल सेटअप किया गया। सील भत्रिका, प्रभु देवी एंड विनायका वर द फेमस इन दोज पोएट और राइटर्स में ये फेमस थे। चलिए, रोल ऑफ ए टीचर, है ना, कह रहा ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड प्लेस ऑफ ए टीचर स्कीम एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, ये सारा चीज। चलिए, क्या बोल रहा है कि according to the Sutta literature may admit according to the unpetted creation number of peoples who have been leave him out at this house for a minimum period of 12 years, 12 साल तक के लिए इसको रहना पड़ता था। चलिए, अगर हम बात करें, खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर थे, 4 लिटरेचर था। एक त्रिपिटका पिता का, सुत्त पिता का, विनय पिता का और अभिधम पिता का, है ना। जो सुत्त पिता का बोला गया बुद्धास की सेइंग्स को, विनय पिता का बोला गया मोनास्टिक कोडिंग्स को, और अभिधम पिता का बोला गया रिलीजियस डिस्कस बुद्धम को। ये पहला था, पहला लिटरेचर। दूसरा मिलिंद पानु, इसको बोला गया डायलॉग बिटवीन द मिनांदर एंड संत नागसेना। और ये था दीपास्मा और महावस्मा, द ग्रेट क्रॉनिकल्स इन श्रीलंका और बुद्ध चरिता बाय अशोक घोष। ये 4 लिटरेचर बुद्धिज्म के माने गए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिज्म के बारे में, तो और क्या क्या चीज बात कर सकते हैं कि सर आपका एक विहारा होता था जहां बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी, जहां पे शिक्षा दी जाती थी। और कुछ बात करें, क्या बात है भैया, लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ है, इंडोनेशिया में। बुद्धिज्म का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ है, इंडोनेशिया में। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म भी क्या था, 3 मोस्ट एंशिएंट रिलीजियस इंडिया में से थे, है ना। और ये बुद्धिज्म के बाद आया विद रूट दैट गो बैक एटलीस्ट मिड फर्स्ट सेंचुरी बीसी टुडे, है ना। एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, जैनिज्म टीचेस दैट पाथ टू एनलाइटनमेंट इन द थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिड्यूसिंग हार्म्स टू लिविंग थिंग्स। तो इन्होंने ये देखो जैनिज्म वाला में क्या बोला, बोला भाई साहब ऐसा है कि हमको नॉन वायलेंस के थ्रू आगे बढ़ना है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, including plants and animals much as possible like Hindus and Buddhists, Jain believe is a reincarnation, this cycle birth death rebirth and determined by one karma। ठीक बोल रहा है कि ये बर्थ डेथ जो है वो कर्मा के बिलीफ से हुआ था। जैन बिलीव बैड कर्मा इज कॉज्ड बाय हार्मिंग लिविंग थिंग्स। तो जैनिज्म की जो फिलॉसफी हुई उसमें बात हुआ कि भैया जैन लोग जो थे वो क्या थे, वो ज्यादा से ज्यादा बिलीव करते थे कि अगर आप लिविंग थिंग्स को, मतलब जो जैसे जानवरों को या किसी चीज को अगर तकलीफ पहुंचाएंगे तो वो बैड कर्मा आपके में आएगा और बैड कर्मा फिर आपको इंपैक्ट करेगा। टू अवॉइड बैड कर्मा जैन मस्ट प्रैक्टिस अहिष्मा। इन्होंने अहिष्मा की बात करी, स्ट्रिक्ट कोड फॉर नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के लिए स्ट्रिक्ट कोड क्या था, अहिष्मा। और जैन बिलीव क्या करते थे, प्लांट्स एनिमल्स एंड इवन सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर एंड वाटर हैव सोल्स, उनके भी सोल्स होते हैं। टू जस्ट एज ए ह्यूमन डू, जैसे ह्यूमन करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड डू नॉट harm to humans, plants, animals and nature. For that reason Jains are strict vegetarians, so strict in fact they are eating root, they are eating root vegetables and not allowed because the removing the root would kill the plant। तो इसी वजह से जैन क्या करते थे, मतलब उन लोगों को सोचो रूट वाला जो प्लांट होता है ना, जड़ वाले होते, वो सारा भी नहीं खाते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनको भी निकालने से क्या होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो इस वजह से जैनिज्म जो है वो मूली गाजर ये वाला चीज फिर नहीं खाते थे, मतलब इन्होंने इस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। कह रहा है जैनिज्म, ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, द फर्स्ट तीर्थकार। जो ऋषभनाथ जो थे वो क्या थे, फर्स्ट जो थे वो तीर्थकार थे। और 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 में से सबसे लास्ट तीर्थकार जो थे महावीर, भगवान महावीर जिनको बोला जाता है, वो आपके सबसे लास्ट तीर्थकर हुए हैं। और पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थकार, ये झारखंड में ही है, झारखंड का एक जिला गिरिडीह में पार्श्वनाथ है। और वहाँ पे जो है बहुत जैनिज्म के भयानक लोग आते हैं ना, इसलिए पार्श्वनाथ पहाड़ी कहते हैं। कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए, घूम के आइए। चलिए, उसके बाद कह रहा है दीज 24 तीर्थकार टीचर्स देयर वर्क एंड फिलॉसफी टुगेदर गेव राइज टू जैनिज्म। और यही 24 लोगों ने मिलकर, 24 तीर्थकारों ने मिलकर जैनिज्म को आगे बढ़ाया। द वर्ड जैन मीन्स द कन्क्वेर द डिजायर। जैन का मतलब हुआ जो कन्क्वेर करता है डिजायर्स को। द बिलीव दैट एवरी स्पिरिट जीवा इज अ बॉन्डेज, क्या है,
बॉन्डेज है। और इन्होंने 3 रत्न बनाए या 3 ज्वेल्स बोला गया, 3 रूल्स, राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, और क्या बोला राइट नॉलेज मतलब सम्यक जनाना, और सम्यक चरिता ये राइट एक्शन, ये राइट फेथ राइट एक्शन राइट नॉलेज, ये 3 रूल्स थे किसके, जैनिज्म के। क्या बोला गया, अंगाज आर द होली बुक्स ऑफ जैनिज्म, अंगाज क्या थे, होली बुक्स थे। मोस्ट ऑफ द बेसिक लिटरेचर इज अवेलेबल इन प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में जो था वो सारा लिटरेचर अवेलेबल इसमें था। द फॉलोअर्स डिवाइड इनटू ग्रुप, 2 ग्रुप में बढ़ गए, पॉपुलराइज लेटर, बाद में इसको 2 ग्रुप में बांट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में बांट दिया गया इसको, ठीक है। बोथ ग्रुप बिलीव इन द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म बट डिफर इन द प्रैक्टिस, मतलब दोनों ने थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ लेकिन दोनों बेसिक चीज जैनिज्म को मानते थे। अब देखो 5 वो थे, जैनिज्म बिलीव इन द 5 वो एंड they felt that by following these lead to good perfect right conduct, अहिष्मा, सत्यम, असत्यम है ना, अष्टेयम और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिष्मा बोला गया abstinence from jury to नॉन वायलेंस को नहीं करना है, सत्यम मतलब ट्रूथ को बोला गया, अष्टेयम मतलब नॉन स्टीलिंग चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य मतलब बैचलर लाइफ को बोला गया, और अपरिग्रह इज ए नॉन अटैचमेंट नॉन रिसीट ऑफ अनवांटेड वेल्थ, है ना। ये 5 वो थे, है ना, ये इसको इन्होंने अपना बेस्ट माना, ठीक है, और इसी बेस पर काम हुआ। क्या कह रहा है, टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ये देखिए क्या एम से 3 रत्नास को अडॉप्ट करना, टू अटेन द गुड कंडक्ट, टू मेक सेल्फ रिलायंट, है ना, लिबरेशन, फाइनली अटेन, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करें आज टीचर्स की, तो बहुत सारे टीचर्स हुआ करते थे, आचार्य, उपाध्याय, चरकास, गुरु, ज्योतिष्टिका, शिक्षा, है ना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, परिषद में होती थी, गोष्ठी, आश्रम, ये सब जगह पे पढ़ाई होती थी, विद्यापीठ, घटिकाज, अग्रज, मठाज, ब्रह्मपुरी, विहारा, है ना, ये सारे जगह पे पढ़ाई होती थी। अगर हम बात करें अब हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट इंडिया के इसकी, तो सबसे पहला बात आएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो था सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और सबसे पुराना सबसे पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, ठीक है। तक्षशिला में कहाँ है भैया, ये तो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर फ्रॉम रावलपिंडी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, वेस्ट। और ये कब आया भाई, 600 BC से 500 AD तक, ये देखिए लिखा हुआ भी है इसमें, ध्यान से समझिएगा। In ancient times, the Takshila was noted the center of learning, including religious teaching of Buddhism for several centuries. It continued to attract from around the world. Its destruction in 5th century CE. तो फ्लोरिस्ट कब हुआ, 600 BC से 500 AD तक। ग्रीक कल्चर से प्रभावित था, किससे प्रभावित था, ग्रीक कल्चर से। और कहाँ है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, है ना। तक्षशिला was the capital of गंगाधर kingdom. According to the Valmiki Ramayana, the Prince 36 Bharat founded this city and appointed as a son of Taksh the ruler of the territory. तो प्रिंस भारत जो फाउंड किया था इसको, और अपने बेटे के नाम पर इसका नाम तक्ष रखे थे। ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ कर्स्टन और नागरोदा, इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ कर्स्टन और नागरोदा भी कहा जाता है। मिनिमम एज जो था यहाँ पे 16 साल था, कितना था, 16 साल था। मिलिट्री सेंटर ट्रेनिंग के लिए फेमस था, फेमस फॉर मेडिकल स्टडीज। देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम, यहाँ कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था। तक्षशिला was an ancient India city which is now northwestern पाकिस्तान, कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में। और इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट और यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज 1980 में। कब इसको डिक्लेयर किया गया, 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इसको मिल गया। क्या कह रहा है, इट वॉज द अर्ली बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, वेल नोन ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंक्लूड चाणक्य, पाणिनि, चरका, विष्णु शर्मा, जीवाका, ये सारे के सारे क्या यहाँ के इसके स्टूडेंट रह चुके हैं, और वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ये रहा है। फीचर्स ऑफ तक्षशिला, क्या क्या फीचर भाई, तो चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र यहाँ पे लिखे थे, है ना, रिटर्न इन तक्षशिला। मोर एम्पायर ऑफ ग्रीक कंट्रोल इंडो चाइनीज 3rd और 2nd सेंचुरी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट द सर्व एज नॉलेज ऑफ हब, ठीक है। मिलिट्री एजुकेशन के लिए हुआ था, वेद, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेद, सर्जरी, 18 क्राफ्ट्स यहाँ पे ये किया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेटेड 10,500 स्टूडेंट्स को क्या किया गया, पढ़ाया गया, और थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को, है ना। पाणिनि रिनॉन्ड क्या था, संस्कृत स्कॉलर थे और ग्रामरियर भी थे, है ना, जो पढ़े कहाँ, तक्षशिला में। और उन्होंने बुक लिखा अष्टाध्यायी, क्या लिखा, 8 चैप्टर अष्टाध्यायी। इट वाज ए कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड ग्रामर, ग्रामर का रूल्स था। चाणक्य द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, इज आल्सो सपोज्ड टू हैव टॉट इन तक्षशिला। तक्षशिला में ये भी चाणक्य भी पढ़े हैं, ठीक है ना। According to Yuan Cheng, 3rd century Chinese Buddhist monk, a traveler, Kumar Lata, the founder of Tanttrika,
स्कूल वाज द एक्सेप्शनल टीचर तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड फार फ्रॉम चाइना। ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या, बस इतना ही याद रखिएगा, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब बात करें तो नालंदा के, नालंदा जो इंडिया में है और ये क्या है, सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक था, है ना। कह रहा है इन द प्रोमिनेंस ऑफ बिहार सिचुएटेड इन द डिस्टेंस ऑफ 40 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ द मॉडर्न पटना, 7 माइल्स नॉर्थ राजगृह, नालंदा वाज द फेमस कल्चरल एजुकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे फेमस एजुकेशन हब हुआ करता था, यहाँ से लोग मतलब वर्ल्ड से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा वाज द इनिशियल हायर एजुकेशन फ्रॉम बिहार 427 बीसी टू 1190, यानी 500 से 1200 ये तक बीसी तक ये भी रहा था, है ना, 5 सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक। इट वाज डिक्लेयर्ड टू बुद्धिस्ट स्टडीज, किसके लिए था, बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए था। इट आल्सो टाइट फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वॉर, ये सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया गया। नालंदा रीच जेनिथ, है ना, ये कुमार गुप्ता पीरियड में आया था। क्या बोल रहा है, जेनिथ हैंड ऑफ किंग्स गुप्ता, कुमार गुप्ता डायनेस्टी। तो किसमें कौन सी डायनेस्टी में आया था, कुमार गुप्ता डायनेस्टी में आया था। चलिए, हुआन टीसेंग द फेमस पिलग्रिम चाइना स्टडीड देन टॉट द 5 years in 7th century। तो बोला भाई साहब हुआन टीसेंग, है ना, हुआन जो भी था वो आया था यहाँ पे चाइना से और स्टडी किया यहाँ पे। अराउंड 700 years between 5th to 12th century तक नालंदा वाज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज इन एंशिएंट वर्ल्ड में, है ना। नालंदा यूनिक सिंबल ऑफ इंडियन फिलोसफी का था, आर्ट, सिविलाइजेशन, ग्लोरी ऑफ 700+ ईयर्स, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है हिस्टोरियन राइट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज द एजुकेशनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मोरल फॉर कंपेरेबल द यूनिवर्सलिज्म ऑफ इट्स थॉट, द वाइड रेंज ऑफ इट्स स्टडीज। तो भैया ये बोल रहा है कि नालंदा जो है ना, हिस्टोरियन लिखते हैं कि नालंदा जो है ऐसा एजुकेशनल था जहाँ इंटरनेशनल से लोग आते थे क्या, पढ़ने के लिए, बड़े बड़े जगह से। वो आज का कैम्ब्रिज है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी था, मेजर मॉन्क्स थे, फेमस एंट्रेंस एग्जाम था, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, इसमें कुछ खास है नहीं। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 20 साल एज में इसकी पढ़ाई, मतलब 20 साल तक वालों की इसकी स्टडी यहाँ पे होती थी। सीलभद्रा यहाँ के चांसलर हुआ करते थे और 3 डिपार्टमेंट्स था, रत्ना सागर, रत्ना युग और रत्ना दास, ये चीज याद में रखिएगा। अब वल्लभी, वल्लभी में जो याद रखने की बात है ना, यहाँ 600 AD से 1200 AD तक की बात चली थी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने लगे। गुजरात सौराष्ट्र के आसपास ये क्या है आपका स्थित है ना, और ये हिनायन बुद्धिज्म को फॉलो करता है, किसको, हिनायन बुद्धिज्म को, ठीक है, बस इतना ही याद रखने, देखिए, है ना, सेंटर फॉर हिनायन बुद्धिज्म को, इतना ही इसमें याद रखिएगा। वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात, हाँ बस इतना ही, इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ खास। देखिए, मैत्रिका डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुआ था इन दिस यूनिवर्सिटी में, है ना। गुणामती और स्थिरामती, ये भी याद रखिएगा, गुणमती और स्थिरामती 2 वेल नोन बुद्धिस्ट स्कॉलर थे यहाँ पे जो इन्होंने अटेंड किया इस यूनिवर्सिटी को। ज्वान जैंग चाइनीज पिलग्रिम कम टू वल्लभी इन 77 सेंचुरीज में, बस इसमें यही। उसके बाद अगर हम बात करें विक्रमशिला, तो विक्रमशिला जो था एस्टेब्लिश था इंपेरियल धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल जो हमारे पाल डायनेस्टी के थे 8th सेंचुरी में, और ये मगध साइड में, रिवर, गंगा रिवर के पास में। देखो क्या लिख रहा है, द विहार विक्रमशिला एस्टेब्लिश्ड बाय द फेमस इंपेरर धर्मपाल पाल डायनेस्टी 8th सेंचुरी इन नॉर्दर्न मगध, ब्यूटीफुल हिल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा के पास में, है ना। 108 स्कॉलर थे, 6 एडिशनल पंडित थे, है ना, 144 परमानेंट स्कॉलर थे इस यूनिवर्सिटी में। 6 कॉलेज को बाद में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने बात करा मेन सब्जेक्ट्स व्याकरण, लॉजिक, फिलोसफी, तंत्र शास्त्र और कर्मकांड का। लेटर ऑन तंत्र शास्त्र वाज गेन प्रोमिनेंस, ये जो तंत्र शास्त्र यहीं पे फेमस हुआ था, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें उदांतापुरी, उदांतापुरी में क्या है भैया, उदांतापुरी जो है वो लेवल ऑफ फेम और रेप्यूटेशन इसको बहुत ज्यादा नहीं मिला जिस तरह से नालंदा और विक्रमशिला को मिला। चलिए, 1000 मॉन्क्स जो है यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन यहाँ पे पाया। 8th सेंचुरी मगध में था, है ना, धर्मपाल के द्वारा, ये भी धर्मपाल डायनेस्टी में भी आया था। उसके बाद मिथिला, मिथिला जो है भाई साहब इसको कौन नहीं जानेगा, है ना, जो सीता माता की धरती कहा जाता है ना, राजा जनक। तो मिथिला यूनिवर्सिटी इज नॉट मेंशन इन इंडिया मेन स्ट्रीम हिस्ट्री, है ना। तो इट वाज द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया सिंस किंग जनक द फादर ऑफ सीता। तो जनक, राजा जनक की धरती, है ना, सीता माता की धरती इसको बोला जाता है। मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम एजुकेशन का ये क्या था, सेंटर था।
जहाँ किंग जनक यूज टू रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कराया करते थे, है ना, और यहाँ पे जो साधु थे वो आया करते थे और ये सारे कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया करते थे। इट हैज बीन रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी टॉट वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, वेदा, साइंस की पढ़ाई होती थी। ठीक है, न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र यहीं पे जन्मा था, है ना, यहाँ बहुत ज्यादा गेन मिला था इसको, न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र। फेमस मैथमेटिशियन कौन? गणेश उपाध्याय, या 12th सेंचुरी में यहाँ न्यू लॉजिक स्कूल यहाँ पे तत्व चिंतामणि जो थे वो इन्होंने स्क्रिप्ट किया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी वाज टफ, बहुत ज्यादा टफ था यहाँ पे। स्टूडेंट अटेन देयर डिग्री व्हेन दे क्लियर टेस्ट, जब टेस्ट क्लियर करते थे तभी इसको डिग्री मिलता था। उसके बाद था पुष्पागिरी। अगर हम पुष्पागिरी की बात करें, 3rd एडी में था, और ये पुष्पागिरी उड़ीसा में, कहाँ था? उड़ीसा में, है ना। और जो है ये महाविहारा 2nd सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी तक रहा था। मेजर बुद्धिस्ट स्टेट ऑफ हायर लर्निंग एंशिएंट इंडिया में कहा गया इसको। पुष्पागिरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट था एंशिएंट इंडिया का, एविडेंस बाय ज्वाइंग विजिट, है ना। चले, और यहाँ पे ललित गिरी की बात करी गई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करी गई है। बस इसके बाद दिमाग नहीं लगाना है। जगदनाला जो थे वो वज्र नारायण की बात कही है, बंगाल में था ना। और ये कोलैप्स, फॉलोइंग द कोलैप्स नालंदा विक्रमशिला मेनी एकेडमी सॉट रिफ्यूजियर, किंग रामपाल और द पाल डायनेस्टी इसको फाउंड किया था। कौन ना? पाल डायनेस्टी के जो किंग रामपाल थे उन्होंने ही इसको फाउंड किया था। और ये वज्र नारायण बुद्धिज्म की बात करता है, किसकी बात करता है? वज्र नारायण बुद्धिज्म की। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नादिया को नवद्वीप भी कहते हैं, है ना। और ये कहाँ पाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा एंड जालंगी रिवर इन बंगाल, बंगाल के जो जालंगी रिवर है उसके पास को पाया गया था। चले, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कांचीपुरम, तो वो क्या थे भाई साहब? 1st सेंचुरी एडी में सेंटर ऑफ लर्निंग था। ठीक है, रिजाइन ऑफ पलवास, मान्य खेता इसको कहा? मालकट कर्नाटका में था, राष्ट्रुका डायनेस्टी में। द्वैता स्कूल ऑफ थॉट की बात करता है। शारदा पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टुडे यहाँ पे है ना, ये बात है। नागार्जुनकोंडा ये भी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फेमस बुद्धिस्ट सेंटर था आंध्र प्रदेश में 160 किलोमीटर दूर फ्रॉम अमरावती, अमरावती से 160 किलोमीटर दूर में था। उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए और मैथमेटिक्स के लिए फेमस है। सलोतकी कर्नाटका गुजरात में है ना, यहाँ ये भी। अब जो है वो आ गया आपका मेन कहानी, है ना, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी हायर लर्निंग होती है ब्रिटिश इंडिया में, उसकी बात करी गई है। यहाँ पे क्या करी गई है? ब्रिटिश इंडिया की बात करी गई है। आइए शुरू करते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1781, अगर हम 1781 की बात करें तो यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में मदरसा ने मुस्लिमों के लिए मदरसा सेटअप किया था, मुस्लिम लॉ को समझने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड विलियम जोन्स ने अंडरस्टैंड किया स्टडी ऑफ हिस्ट्री और कल्चर ऑफ इंडिया को। और उसके बाद 1791 में बनारस में किसने? जोनाथन डंकन ने हिंदू लॉ को समझने के लिए संस्कृत के कॉलेज की शुरुआत करी थी, हिंदू फिलोसफी को समझने के लिए, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1800 में गवर्नर जनरल रिचर्ड वेस्ले ने फाउंड किया फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ये बात करी गई थी। उसके बाद जो हुआ 1813 में वो आया चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट आया था बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। क्यों क्या आया था? साइंटिफिक नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या था जी? साइंटिफिक नॉलेज को इंडिया में स्प्रेड करना। और यही इसी टाइम में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता कॉलेज में वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करवाया था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 1817 में। 1817 में क्या हुआ? ये देखिए, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता स्टैब्लिश किया था इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन को, और 1817 में हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, जो बाद में 1855 में बन गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया 2010 में। और यहाँ 3 संस्कृत कॉलेज को सेटअप हुई। कहाँ? उसके बाद आया एल्फिंस्टोन रिपोर्ट। अगर एल्फिंस्टोन रिपोर्टमेंट की बात करें तो ये रिकमेंड किया कि भाई साहब यहाँ क्या किया जाए? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का किया जाए, एग्जामिनेशन ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग टू टीचर्स दिया जाए। और जो एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन था उसको सेटअप किया गया 1834 में बॉम्बे में, है ना। जो सबसे ज्यादा न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, सबसे नया डेवलपमेंट लेके आया। 1835 में एल्फिंस्टोन कॉलेज की शुरुआत हुई बॉम्बे में, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज फाउंड किया गया, जो आपका था 1835 में, है ना। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई स्टैब्लिश किया 1850 के दशक में। उसके बाद अगर हम बात करें वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज का, यह क्या किसका था? आपका बॉम्बे का। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, तो ये जो बेसिक चीज था वो किसका था? पब्लिक वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? वेस्टर्न एजुकेशन को
प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। ये देखो कहाँ गया, स्प्रेड एजुकेशन इंडिया डिस्कसिव बिटवीन द ओरिएंटल इंग्लिश एंड मैकुलर रेजोल्यूशन कम अक्रॉस विद द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ये देखो प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन, किसके लिए था, प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और 10 मेंबर थे। बेसिक चीजें, मैकुले मिनट्स, ये ज्यादा जरूरी है। मैकुले मिनट्स जो था ना, वो इंग्लिश एजुकेशन को स्कूल लेवल पे प्रमोट करने के लिए आता है। ये नालायक जो था मैकुले, इन्होंने क्या बोला, ये चाहता था कि अपर क्लास को पढ़ा देंगे और फिर उसके बेस पर क्या होगा, वो लोअर क्लास को पढ़ाएगा, है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए इस तरह से वो क्या करना चाहता था, इंग्लिश को इम्पार्ट करना चाहता था, है ना। ये देखो William Bentinck tenures more funds allocated to the education and the policies were based on the recommended of Macaulay minutes। Macaulay minutes के बेस पर ये पॉलिसीज बनी थी। इसको इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, नो पार्सिटी नो डिस्क्रिमिनेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिएगा एडम्स रिटोर वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल बिहार पब्लिश हुआ था 1825, 36 और 38 में, विच पॉइंटेड द डिफेक्ट्स इन द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो इन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन की बात करी थी, लेकिन उस 1835, 36 और 38 में इसको वर्नाकुलर एजुकेशन जो था उसके इफेक्ट्स की बात की गई कि भैया इसमें क्या क्या कमी हो रही है। उसके बाद की अगर हम बात करें, वो डिस्पैच आया कब, 1854 जुलाई में, है ना। इन्होंने इसको मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा गया। क्या कहा गया, मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए बोला वर्नाकुलर लैंग्वेज को अप्लाई करना है प्राइमरी स्कूल्स में, विलेजेस में। एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स में, एफिलिएटेड कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी एट प्रेसिडेंसी टाउन में होना चाहिए। गेव इम्पेटस दिया, ठीक है। तो ये बात क्या, इन्होंने रिकमेंड किया कि भैया 3 यूनिवर्सिटीज जो है ना वो होना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में 1857 में। देखो 3 यूनिवर्सिटीज, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में। फर्स्ट टॉक अबाउट द फीमेल एजुकेशन, उन्होंने पहली बार फीमेल एजुकेशन की बात करी थी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या बोला, विकी मायो टर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजकोट कॉलेज इन द कटियावार 1868 में, और माई कॉलेज अजमेर 1875 में, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। 1882 में आया हंटर कमीशन ऑन इंडियन एजुकेशन। हंटर कमीशन ने जो बोला, इन्होंने इवैल्यूएशन किया किसका, वुड डिस्पैच का, और इन्होंने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करना है, बिल्कुल अलग करना है। ये देखो, द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल प्राइमरी एजुकेशन टू द न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स, इनकरेज किया फीमेल एजुकेशन को आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन ऑल्सो। सेकेंडरी एजुकेशन को क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक लिटरेसी लेड टू यूनिवर्सिटी थ्रू सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा वोकेशनल एग्जाम। तो देखो सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में बांटा, एक लिटरेसी और एक वोकेशनल को। वोकेशनल कमर्शियल जॉब के लिए था, और जो लिटरेरी था वो यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास करने के लिए था। चलिए सजेस्ट किया क्या, सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी और हायर एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, जो हायर एजुकेशन है उसको अलग करने की बात कही गई। उसके बाद एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी पंजाब 1882 में, और यूनिवर्सिटी इलाहाबाद कितने, 1887 में। 82 में पंजाब यूनिवर्सिटी आया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, 1887 में आया। उसके बाद रेले कमीशन आया, जो वैकरे कर्जन बिलीव दैट द universities were factories producing students and with the revolutionary ideologies, hence the constituted of the commission to review the entire university education in India। ये रिकमेंडेशन किया कि कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को बोला, यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आइए, जो है बहुत सारा आइडिया प्रोड्यूस करेगा। आप यूनिवर्सिटी अगर लेके आएंगे तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, जो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट था। क्या बोला, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हुआ। की प्रोविजंस क्या था, मोर अटेंशन मिला स्टडी को, रिसर्च यूनिवर्सिटीज को, रादर देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अलावा। बोला नंबर ऑफ फेलोज जो है रिड्यूस हुआ, वेर टू नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। द गवर्नमेंट एक्वायर वीटो पावर, वीटो पावर इसने एक्वायर किया, और स्ट्रिक्टर एफिलिएशन का लगा दिया, रूल्स लगा दिया। 1906 में प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इट्स टेरिटरी। तो ये बात हुई 1904 के बाद। 1905 की अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की को सेटअप किया गया स्वदेशी नेशनल लीडर्स के द्वारा, और जाधवपुर यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेटअप किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन इसी एरा में आया था। सतीश मुखर्जी ने डाउन सोसाइटी की स्थापना यहीं पे की थी। कह रहा विद इन द 10 years ऑफ द कर्जन रिफॉर्म्स, लॉर्ड कर्जन के रिफॉर्म्स के 10 साल के बाद एजुकेशनल पोजीशन वर रिव्यूड अगेन, दोबारा रिव्यू किया गया, और एज द नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुअली इंक्रीज, उसके बाद कॉलेज जो थे उसको इंक्रीज कर दिया गया। और क्या बोल रहा है, इट वाज द गवर्नमेंट लॉर्ड हार्डिंग हु सर्वेड द सिचुएशन, इशूड अ रेजोल्यूशन 1913। उसके बाद उन्होंने जो गवर्नमेंट लॉर्ड हार्डिंग था उन्होंने सर्वे किया सिचुएशन का, और इशू किया रेजोल्यूशन 1913। क्या था, गवर्नमेंट रिलेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। 1913 में जो रिलेशन हुए थे वो क्या, कौन सा रेजोल्यूशन था भाई, क्या बात था इसका। तो इन्होंने रिकमेंड्स किया कि भाई साहब अपने सेटअप यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाने चाहिए। तो उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी आई, है ना,
बनारस यूनिवर्सिटी आई, मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में। ये देखो एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी यूनिवर्सिटीज बनारस और मैसूर 1916 में आया, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में आई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 1918 में आया, और एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में 1916 में लाया गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आया 1917 से 19 में सैडलर कमीशन, जिसको हम लोग कलकत्ता कमीशन के भी नाम से जाने देते हैं। तो कलकत्ता कमीशन में क्या था, देखिए कलकत्ता कमीशन जो था वो पॉपुलर था किसके लिए, 10+2+3 के ये सिस्टम के लिए, ठीक है ना। यहाँ इसकी बात करेंगे, देखो क्या बोला गया कि इट इज सेड दैट इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आपको सेकेंडरी एजुकेशन का इंप्रूव करना जरूरी था। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के भी नाम से जाना गया। स्कूल शुड बी कंप्लीटेड विद इन द 12th ईयर, 12 साल में आपको स्कूल कंप्लीट कर लेना था। इन्होंने इसकी बात कहा। इन्होंने कहा स्टूडेंट टू इंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट नॉट मैट्रिक फॉर 3 इयर्स यूनिवर्सिटी डिग्री। तो बोटा भाई साहब 12 क्लास तक रहने दीजिए ना स्कूल को, उसके बाद फिर आप ऐड करिएगा क्या, कॉलेज, ठीक है। सेपरेट बोला, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन को बिल्कुल सेपरेट करिए। यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज सेंट्रलाइज्ड एंड रेसिडेंट टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। इन्होंने सजेशन दिया कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को लेके आइए। उसके बाद बनी हरताग कमेटी 1929 में। हरताग कमेटी का जो कहानी था वो इन्होंने क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे चेक किया कि प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन बट नॉट नीड टू कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने बोला कि फोकस क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की बात करी। सजेस्ट किया इन्होंने कैप, इन्होंने भी सजेस्ट किया था कैप को, और रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन की बात करी कि आपको एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद 1934 में आई थी सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी आया था बेसिकली यूपी गवर्नमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको एग्जामिन करने के लिए, है ना। इन्होंने रिकमेंड किया वोकेशनल एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, 3 इयर्स डिग्री कोर्सेज, इंटरमीडिएट स्टेजेस टू बी एबोलिश्ड, है ना। कह रहा है अबाउट वुड रिपोर्ट। उसके बाद आई थी अबाउट वुड रिपोर्ट। इन्होंने इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए घोषित किया कि भैया यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको देखा जाए। अबाउट वुड रिपोर्ट जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल की बात करता है और मैक्लोमेट स्कूल लेवल की बात करता है। इंग्लिश का ध्यान में रखिएगा। स्टडी किया प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद रिकमेंड किया कि एस्टैब्लिश करो पॉलिटेक्निक्स, एग्रीकल्चरल स्कूल्स, ये बात है। उसके बाद है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन की बात किया है जाकिर हुसैन के तहत बात किया था इन्होंने बोला वर्धा जो है स्कीम एजुकेशन जो है वो जाकिर हुसैन कमेटी के तहत काम किया जाए, है ना। ये बात इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की, बेसिक हैंडीक्राफ्ट, है ना। और 7 साल तक बोला कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, हिंदी एज ए मीडियम यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद क्लास 8 से आप क्या करें, इंग्लिश लेके आ जाए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आया था बाय द एजुकेशन प्लान ऑफ द एजुकेशन बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बोला फ्री कर दीजिए प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल के लिए बच्चों के लिए, कंपलसरी एजुकेशन 6 से 11 साल के होने चाहिए, हाई स्कूल का 11 से 17 के लिए होना चाहिए, और इंप्रूव करना चाहिए टेक्निकल, कमर्शियल, आर्ट्स एजुकेशन। उसके बाद आल्सो नोन एज स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट, इसको नाम पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट भी दिया गया। और उन्होंने रिकमेंड किया कि ये सेटअप किया जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, है ना, ध्यान में रखिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके बाद जो 1947 के बाद वाली जो कमेटी आई, सबसे पहले कमेटी का नाम दिया गया राधाकृष्णन कमेटी। राधाकृष्णन कमेटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि भैया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन के भी नाम से फेमस है। ये किसके नाम से, देखिए ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन। कमीशन अपॉइंटेड एज ए स्पेसिफिक एम टू रिपोर्ट इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट एक्सटेंशन में भी डिजायरेबल टू सूट द प्रेजेंट फ्यूचर्स ऑफ कंट्री। राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट क्या किया गया, प्रॉब्लम ऑफ द मीडियम लैंग्वेज की बात करी गई, है ना। इन्होंने बोला, इन्होंने देखो बेसिक इनका क्या था कि आप जो है ना वो जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है उसको मत हटाइए। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को हटा दीजिएगा तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए वो आपका काम नहीं आएगा, ये देखिएगा। चलिए 3 इयर्स डिग्री कोर्स कंपलसरी किया गया। वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात की गई, प्रॉपर डायरेक्शन डिफरेंट वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई। कमीशन सजेस्ट किया कि यूनिवर्सिटी ऐसे टाइप एग्जामिनेशन 1949 में देखा जाए, इंट्रोड्यूस करे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन की बात की गई, सजेस्ट किया गया रूरल यूनिवर्सिटीज को नैरो एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन के बिहाफ में रखा गया। वाइड स्प्रेड एम्स ऑफ एजुकेशन, जैसे इस कमीशन ने फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, मोरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल सारे डेवलपमेंट की बात की हायर एजुकेशन में। अब आया सेकेंडरी हायर एजुकेशन, जिसको हम लोग मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर 1952 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्य स्वामी मुदालियर
वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने एग्जामिन किया प्रिवेलिंग सिस्टम, जो चल रहा है सिस्टम एजुकेशन उसके बारे में, और इनका पर्पस क्या रहा, एग्जामिन करना एग्जिस्टिंग सिस्टम सेकेंडरी एजुकेशन को, और इन्होंने सजेस्ट किया मेजर इसको इंप्रूव करने के लिए। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट जो है 1963 अगस्त में आ गया है ना, इसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन और 4 ईयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन को लाया जाए। इन्होंने एडवोकेट किया मल्टीपर्पज स्कूल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। चलिए ये बेसिक ये चीज थे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा क्या, वोकेशनल एजुकेशन, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, सेकेंडरी एजुकेशन, इनकरेजमेंट ऑफ इंडिजिनियस एजुकेशन, ये सारे। उसके बाद आया नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, जो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के तहत रखा गया और 1958 में बात की गई। उसके कुछ सजेशन आप देख लीजिएगा। नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1962 में डॉक्टर संपूर्णानंद के ये में बात किया गया नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी की, है ना। उसके बाद की बात हुई इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1964 में, ठीक है जी। डीएस कोठारी जो इसके हेड थे, 6 कमीशन था, इस पे बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ बात किया गया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, इमोल्यूमेंट एजुकेशन ऑफ टीचर्स का, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का, रीजनल और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात किया गया, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन टैलेंट, वर्क एक्सपीरियंस की बात किया गया, साइंस एजुकेशन की बात किया गया, एजुकेशन और एग्रीकल्चर की बात किया गया, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, गेम स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये सारी चीजों की बात करी गई। यहाँ इसको बोला गया कि 10+2+3 को अडॉप्ट हमें कर लेना चाहिए। चलिए लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बोला कि यहाँ पे जो है रिसर्च पे, है ना, सॉरी द एम शुड बी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे 6% ऑफ नेशनल इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आई एनईपी 1968 जो एनईपी आई थी उसमें ना क्लोज रिलेशन था एजुकेशन और लाइफ ऑफ पीपल का। इन्होंने बोला फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन का, ठीक है ना। क्या बोला, पॉलिसी हैड द कम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आया था। लोकसभा मूव 96 में, एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद। चलो ये तो बहुत डीप में हो गया, आप बस इसके बारे में ये समझ लो कि ये जो कमेटी आई थी इसमें ना इन्होंने नेशनल प्रोग्रेस कॉमन सिटीजनशिप वैल्यू एजुकेशन की बात करी थी। इन्होंने 10+2+3 स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अपना लिया था, है ना। यहाँ इसकी बात करी गई थी। अब ये जो है ना एनईपी 1996 ये बेस्ट है। यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, जो आपके इस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे चेंज किया और बहुत सारी चीजें आपको लेके आ गई। देखो यहाँ पे 1986 में 10+2 स्ट्रक्चर को यहाँ पे अपनाया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात करी गई, मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन इच स्टेट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात की गई, एजुकेशन फॉर क्वालिटी की बात की गई, रिमूवल फॉर वुमेन्स इलिटरेसी की बात की गई, एजुकेशन माइनॉरिटीज के लिए, हैंडीकैप के लिए यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट हुआ, चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात की गई, पेस सेटिंग स्कूल की बात करी गई, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करी गई। उसके बाद अगर बात करें हाईलाइट्स की, ये देखिएगा कि बोला गया 14 साल स्कूल्स में आपको क्या करना है, एक्सेस एनरोलमेंट और टेंशन करना है, सारे बच्चों का रखना है आपको, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात की गई। प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहने का मतलब है कि जो चीज हुआ 1986 में क्या उसको सही तरीके से इंप्रूव किया गया है या नहीं किया गया, इसकी बात यहाँ पे करी गई, है ना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, मॉडिफिकेशन हुआ उसमें किसमें 1996 में, जो किया गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 1992 में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, ये देख लीजिएगा आप एक बार, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। चलिए अब बात करते हैं गनम कमेटी की। तो गनम कमेटी मैनेजमेंट एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करता है ना, बोला फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी हो एकेडमिक एक्सेलेंस में, ठीक है। ये बात कर रहा है कब 1900 ये इन्होंने मेन इसका जो पर्पस था ना वो अनचेक्ड जो यूनिवर्सिटीज थे ना उसको ब्रेक लगाने के लिए था। क्या बोल रहा है, आस्क रिस्ट्रिक्टिंग द अनचेक्ड ग्रोथ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये देखो इसकी ये बात कह रही थी इसने। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने विद्या वाहिनी नेटवर्क के थ्रू बात करने की बात की थी कि हम कनेक्ट करेंगे सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं यूजीसी और सीएसआर, इसको कनेक्ट करने की बात इन्होंने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया राइट टू एजुकेशन 2002 में, जिसमें बात करें गया 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में कंक्लूड किया गया। उसके साथ राइट ऑफ चिल्ड्रन की बात की कि फ्री और कंपलसरी होना चाहिए, है ना। और एक्ट जो है 2010 में ये पास हुआ, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करी गई। देखो जो 6 to 14 ईयर्स को फंडामेंटल राइट माना गया और स्टेट लॉ इसको डिटरमाइन किया गया। उसके बाद शाम पित्रोदा कमेटी, इसको नेशनल नॉलेज क्या कहा गया, कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन कहा गया, जो 2005 में आया था। उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया, ये बोला भाई साहब
कि फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरह अपनी क्या करेंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और इन्होंने बोला 1500 यूनिवर्सिटी बना देंगे हम कब, 2015 तक, जो आज तक ये इसका एक सपना ही था उस समय, ठीक है ना। उसके बाद आई यशपाल कमेटी, यानी यशपाल कमेटी 92-93 में थी। इन्होंने बोला कि काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च को हम लेके आएंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात इन्होंने करी। बोला ही वाज अ रिनाउंड एकेडमिक एजुकेशन फॉर्मर एंड फिजिसिस्ट, ठीक है। द मेन रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी का क्या था कि रिप्लेसमेंट बॉडीज लाइक एनसीटी, एससीटी, यूजीसी बाय अ कमीशन हायर एजुकेशन रिसर्च, सीएचई। इन्होंने बोला कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च को लेकर आइए, और 7 मेंबर बॉडी को रिकमेंड किया कि भैया भाई साहब इसको सबको हटा के एक बॉडी करिए। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें शर्मा कमेटी, जो शर्मा कमेटी थी, शर्मा के बोली वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात करी इसने, प्रोफेसर एम शर्मा ने, है ना। किसकी बात करी, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करी। इन्होंने बोला कमेटी सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, और इन्होंने रिकमेंड किया क्या कि 500 करोड़ स्पेंड होना चाहिए हर साल रिसर्च पे, ये बात इन्होंने बोला। उसके बाद टंडन कमेटी, जिन्होंने 44 डिम्ड यूनिवर्सिटी को अबॉलिश कर दिया और रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के लिए। डॉक्टर अनिल कादोदकर कमेटी, इन्होंने बोला 2% बजट का जो है रिसर्च पे खर्चा होना चाहिए, और टेक्निकल एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात कही। केबी पवार कमेटी 2011 में था, जिन्होंने यूजीसी बोला कॉन्स्टिट्यूट करी यूजीसी को। कमेटी रिकमेंड किया 4 मॉडल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन। केपी पवार कमेटी 4 डिफरेंट मॉडल्स को लेके आए, क्या क्या, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आउटसोर्सिंग मॉडल, इक्विटी मॉडल और रिजर्व आउटसोर्सिंग मॉडल। उसके बाद है एन नारायण मूर्ति कमेटी, 2012 में आया। इन्होंने बोला रिमूव बैरियर्स द कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन, हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेंट है 20% ओवर नेक्स्ट आपका पूरा करना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है 20% बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। सुब्रमण्यम कमेटी आया, सुब्रमण्यम कमेटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात किया, है ना। इन्होंने बोला कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव दीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन लेके आइए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात करिए, स्कूल एग्जाम्स रिफॉर्म्स करिए, ये सारी बात बोला। टीचर मैनेजमेंट की बात करिए, आईसीटी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करिए, तो ये बात इन्होंने बोला। और अदर इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन दिया कि आईईएस को करिए, एनएचईएमपीए को करिए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, ये सारा बना के लाइए। और लास्ट था डॉक्टर एचआर नगेंद्र कमेटी, जो थी योगा एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज में ले आने के लिए कमेटी बनी थी। लीजिए जी, तो ये हो गया आपका हायर एजुकेशन का रिवीजन, है ना। बस नोट्स पढ़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, ठीक है जी। जी, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।